अस्सलामु अलैकुम, कैसी है तू? अमीना बोली। वालेकुम अस्सलाम, आज इतने अरसे बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? एहसान फरामोश, वादा फरामोश। हादिया ने तीखे तंज के तीर फेंके। अरे अरे, पहले मेरी तो सुन ले, अपनी ही बोले चली जा रही है। अमीना ने हादिया के यूं लत्ते लेने पे उसे टोक कर कहा। अच्छा बोल। उसके लहजे में अभी भी खफगी का उनसुर नुमाया था, जिसे अमीना ने बखूबी महसूस किया। देख हादिया, तू अपनी जगह राइट है। मुझे पता है तो मुझसे शदीद किस्म की नाराज़ है कि मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त की शादी में शिरकत नहीं कर सकी, मगर मैं भी क्या कर सकती थी। शमशीर भाई ने मुझे तेरी शादी में आने से मना कर दिया, और जब मैंने छुपकर आने की कोशिश की तो उनकी उकाबी नज़रों ने मुझे देख लिया, तो इन्होंने मेरा मोबाइल लेकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। तब से उसने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा रखी है, और अम्मा भी शमशीर भाई का कहा नहीं टालती। भाई आखिर को वो उनके लाडले बेटे जो हैं। रोज़ाना सफाई करने शमशीर भाई के कमरे में जाती रही कि किसी तरह मेरा मोबाइल मिल जाए तो तुझे अपनी आप बीती सुना सकूं। वो अफसुर्दगी से बोली। आज शमशीर भाई के कमरे की सफाई के दौरान देखा कि वो अपनी अलमारी को लाक लगाना भूल गए थे। बस फिर क्या था, तेरी सहेली ने अपना काम दिखा दिया। अपना मोबाइल निकाला और चार्ज करते ही सबसे पहला काम तुझे फ़ोन लगाने का ही किया है। अब की बार वो थोड़ा पुरजोश आवाज़ में बोली। चल बता, अब तू कैसी है, और तेरा हाथ बलूच वो कैसा है? मैं भी ठीक हूँ और वो भी। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी तुझसे पूछने के लिए, बता कोई गुड न्यूज़ आई? शट अप अमीना। पहले तो चंद लम्हे उसे अमीना के सवाल की समझ नहीं आई, और जब आई तो फ़ोन पे गुसीली निगाह डालकर देखा, फिर फ़ोन वापस कान से लगाते उसे प्यार भरी डांट पिलाई। ही, वो दानत निकालने लगी। चलो अल्लाह जल्द वो दिन भी दिखाए। अमीना दांतों की नुमाइश करते हुए शरारती अंदाज में बोली। हाय, मेरे ख्वाबों का शहजादा घोड़े पे बैठकर आने की बजाय शायद कछुए पे बैठ गया है, जो इतनी देर लगा रहा है। मैं बेचारी उसके इंतज़ार में बैठ बैठ कर सूख कर कांटा हो गई हूँ। वो ठंडी आह बहर कर बोली। जो तुझे लेकर जाएगा उसकी किस्मत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हादिया मुस्करा कर बोली। एवें ही अल्लाह हाफिज़ अपनी किस्मत पे रश्क करेगा मुझ जैसी टैलेंटेड बीवी पाकर। वो फर्जी कालर उचका कर हंसते हुए बोली। अच्छा बता, बाबा साईं कैसे हैं? हवेली चक्कर लगा तेरा? हादिया ने उससे अपने बाबा दिलावर बलूच के बारे में पूछा। जब से उसकी रुखसती हुई थी, एक बार भी दिलावर बलूच से उसकी न तो मुलाकात हुई थी और न ही काल पे बात हुई थी। अगर ससुराल में उससे अच्छा सलूक किया गया था तो उसने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। किसी से पूछे बिना उसने भी अपने बाबा साईं को काल नहीं की थी। हालांकि उसे रोज़ाना उनकी याद सताती थी, मगर वो दिल पे पत्थर रख लेती और ख़ुद को समझा लेती। मैं अम्मा के साथ पिछले हफ्ते गई थी हवेली। मामू जान की तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़्यादातर हवेली में ही रहते हैं। बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया है, सारे काम शमशीर भाई ही संभालते हैं। अमीना ने संजीदगी से सारी सूरत हाल बताई। अब बाबा साईं से मिलेगी तो उन्हें मेरा सलाम देना, मेरी तरफ से उनका हाल पूछना और उन्हें बताना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वो मेरी तरफ से परेशान ना हूँ, बस अपना ख्याल रखें। हादिया ने नम आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ अमीना भी उसकी आवाज़ में नमी महसूस कर गई थी, तभी बात बदलने को बोली। वैसे सोचने की बात है, तेरा हाथ बलूच तो बड़ा रोमांटिक था ना, फिर इतनी देरी क्यों? वो लहजे में शरारत समूए बोली। बहुत बेशर्म हो गई है अमीना तो। हादिया मुस्कुरा कर बोली। चंद इधर उधर की बातें किए उसने अभी काल रखी ही थी कि हाथ बलूच की काल आने लगी। हादिया ने गुस्से से काल काट दी। वो जिस रात यहाँ से होकर बजाए अपने किए की मुआफ़ी मांगे। वो अपनी मनमानियाँ करके यहाँ से गया था। उस दिन से वो शदीद हैरत और गम और गुस्से की हालत में थी। हाथ ने फिर से काल मिलाई। हादिया ने फिर से काल काट दी। कुछ देर बाद उसे व्हाट्सएप पे मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल हुई, FM ऑन करो। हादिया ने मोबाइल पर ही FM ऑन किया। आज हाथ बलूच की फरमाइश पे उनकी मिसेस, जो उनसे बहुत दूर हैं और उनसे कुछ रूठी हुई भी हैं, उन्हें मनाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट किया है। RJ ने सॉन्ग कलेक्शन में से हाथ का बताया गया सॉन्ग प्ले किया। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तो बांध ले। गाने के अल्फाज सुनते ही हादिया के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। वो बेड कराउन से टेक लगाए आंखें मूंदे गाना सुनने लगी।
गाना ख़त्म हुआ तो अब की बार व्हाट्सएप पे हाथ बलूच की वीडियो कॉल आने लगी। रिंगिंग हो रही थी मगर वो जानबूझकर कॉल उठा नहीं रही थी। मगर दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत भी बला की ढीठ साबित हुई थी। वो मुसलसल उसे कॉल किए जा रहा था। तभी हादिया ने चेहरे पे फैली मुस्कुराहट को दबाकर तासुरात को संजीदा बनाया और कॉल अटेंड की। अपनी मनपसंद शख्सियत को सामने देखकर दोनों की ज़बानों पे कुफल लग चुके थे। सिर्फ तिश्ना नज़रें अपने महबूब के दीदार से सैराब हो रही थीं। जाने कितने लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। बहुत ही बेवफा निकले आप तो, इतनी देर तक कॉल ना उठाने पर। हाथ बलूच के लबों से शिकवा फिसला। वो हल्का सा मुस्किराया। तुम बताओ, क्या तुम्हारा मुस्कराना बनता है? तुम जो कहते हो हर बेवफा पे लानत, यूं तो फिर तुम्हारा भी मुन्ना छुपाना बनता है ना? वो इस्तहज़ाया अंदाज में कहते हुए हंसी। हाथ बलूच का रंग फीका पड़ गया। उसने खुद को फ़ौरन संभाल लिया। उसे जुदाई का दर्द भी तो उसी ने दिया था। क्या था अगर उसी के दिए दर्द को उसी से बांट रही थी तो कुछ गलत भी नहीं था। वो उसके तरियाक में डूबे अल्फाज को जामे शीरें समझकर पी गया। दूर बैठकर यूं सरदर्द लगा रहे हो, आकर बालों में उंगलियां फेर कर इस दर्द को कम नहीं कर सकते। वो हिम्मत दिखाना चाहती थी मगर हर बार की तरह आज भी उसे सामने देखकर सारी नाराज़गी भुला बैठी और बिहेगी हुई आंखों से नम लहजे में बोली, काश आपके पास आ सकते तो अपने हाथों से आपका सर दबा देते। वो उसके चेहरे पे छाई अफसुर्दगी को दूर करने के लिए हल्के फुल्के मुजाहिया अंदाज में पेश आया। और मैं तुम्हारा गला। वो अपने अजली हंसी मुजाह वाले रूप में लौट आई तभी मुस्कुराकर बोली, हाथ इतनी आसान है मोहब्बत भुला देना? क्या सच में तुम भूल गए वो सब? न चाहते हुए भी वो अपने अंदर की तलखी छुपा नहीं सकी और मन में पनपता हुआ सवाल ज़बान पे ले आई। मैं कुछ भी नहीं भूला हादिया। मुझे अब भी मोहब्बत है तुम्हारी आंखों के जादू से, तुम्हारी दिलकश अदाओं से, तुम्हारी कातिल जफाओं से। मुझे अब भी मोहब्बत है तुम्हारी राहों में रुकने से, तुम्हारी पलकों के झुकने से। मुझे अब भी मोहब्बत है तेरे कदमों की आहट से, तेरी हर मुस्कुराहट से, तेरी बातों की खुशबू से। वो एक बार बोला तो फिर रुका नहीं, बस बोलता ही चला गया। बलूचन साएं शायरा, अब आपकी बारी। वो दिलकशी से मुस्कुराकर बोला। हादिया ने गहरा सांस लिया और उसकी सेहरज़दा आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे अब भी मोहब्बत है तुम्हारे तेश ओ अदावत से, तुम्हारी बेजा शिकायत से, सहर और शाम हाथों पे मेहंदी से तेरा नाम लिखने से, यहाँ तक कि सनम मेरे तेरी हर एक आदत से मुझे अब भी मोहब्बत है। हाद, कभी कभी मोहब्बत आपको ऐसे दर्द से नवाज देती है कि आपके सामने आपके जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं तो आपको दर्द की वो शिद्दत महसूस नहीं होगी जो आपको चाहने वाले के लहजा बदलने से आपको महसूस होती है। वो करब ज़दा आवाज़ में बोली, तुमने मुझे ये घर दिया, सोना पैसा जायदाद सब कुछ देकर समझते हो तुमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया? बीवी की खुशी शौहर के साथ में है, उससे चाहे जाने में है। रहो तो मत यार, बहुत बेबस हूँ मैं यहाँ। मेरे रूममेट बासित ने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में खुदकुशी कर ली। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मुझे शहर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, वरना इसी लम्हे उड़कर पहुँच जाता तुम्हारे पास। मुझे सज़ा मिल रही है तुम्हें जुदाई देने की। अब मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा। वो दिन दूर नहीं जब तुम रात के पहर आँख खोलोगी और अपने बलूच को करोड़ बदलते अपनी नज़रों के सामने पाओगी। तब मेरे बाजू पे तुम्हारा सर होगा और मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ। मेरी सांसों की तपिश तुम्हारे चेहरे को दहकाएगी जब मैं तुम्हारे चेहरे के एक एक नक्श को छूकर अपने होने का एहसास करवाऊंगा और तुम्हें अपने सीने में मुक़य्यद किए सुकून की नींद सो जाऊंगा। ऐसी एक नहीं हज़ारों यादगार रातें आएंगी हमारे दरमियान। मुझे अपनी शिद्दतों और ऊपर वाले दोनों पे पूरा भरोसा है। वो शिद्दत जज्बात से लबरेज अंदाज में बोला, तभी उसे शरारत सूझी। माई लिप्स आर मिसिंग योर लिप्स, ब्लोचन साइन। बहुत ही वाहियात किस्म के हस्बैंड हो तुम। वो शर्म से दोहरी हुए मसनूई खफगी चेहरे पे लाए बोली, न यारा, सब हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। वो हंसा। अब इतनी दूर बैठे हैं यार, एक छोटी सी फ्लाइंग किस ही कर दो, इसी से गुजारा कर लूँगा। वो चेहरे पे मसनूई मासूमियत सजाए बोला, मैं तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं मानूंगी। वो इनकारी हुई। वो क्यों भला? हाथ बलूच ने तकिया पीछे से निकाल कर गोद में रखते हुए उठकर बैठते हुए पूछा, मेरे दिल की आरजू है कि तुम मेरी हर बात मानो और मैं तुम्हारी एक भी नहीं। वो मुजाह से कहते हुए खिलखिला उठी,
कभी नज़र न लगे आपकी मुस्कान को, दुनिया की हर खुशी मिले मेरी जान को। वो उसे चहकते हुए देखकर शायराना अंदाज में बोला, चलो अब शाबाश, जल्दी से जो डिमांड की उसे पूरा करो। वो मसनूई रूबदार आवाज़ में बोला, मैं अपनी सास दीवर सबकी लाडली हूँ, तुमने यूँ मुझे ज़रा सा घूर के भी देखा तो कसम से रौला पड़ जाएगा, आंखें निकाल देंगे तुम्हारी। वो अकड़ कर बोली, हाय सदके, इतने बड़े बड़े ख्वाब। वो इस्तहज़ाइया अंदाज से हंसा, ना जी निक्के निक्के सपने। वो निचला लब दांतों तले दबाकर शरारत से मुस्कुराई। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ खिड़की से रोशनी छन के अंदर आ रही थी। वो रॉकिंग चेयर पे बैठा झूल रहा था, हाथों में सिगरेट पकड़े गहरे कश लेता धुएं के मरगुले बनाकर फ़ज़ा में तलील किए जा रहा था, जिससे कमरे की घुटन में इजाफा हो रहा था। GDSP साहिब, कुछ पता चला? उसके खूब रू चेहरे पर बला के पथरीले तासुरात थे। वो सपाट अंदाज में पेशानी पर शिकनों का जाल बिछाए फ़ोन कान से लगाए बोला, मगर दूसरी तरफ से मायूस कुन जवाब सुनकर उसने फ़ोन बिस्तर पे उछाल दिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने चाहत को, दिन रात की परवाह किए सारा इलाका, रेगिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। मुस्तरिब अंदाज में चलता हुआ वो कमरे में मौजूद वाहिद विंडो के पास आया। कमरे में धुआं बह रहा था और धुएं की वजह से गिलास वाल पे भी उसके असरात नुमायां थे। स्याह शलवार कमीज में अपने आम से हुलिये में वो माहौल पर छाया हुआ था। गहनी मूंछों तले अन्नाबी लबों में दबा सिगरेट, गहरी सुरमई आंखों में सुर्ख डोरों के साथ साथ सूज की परछाइयाँ वाज़ेह थीं। पेशानी पर बिखरे बाल एक हाथ गिलास वाल पर टिकाए, नज़रें एक ही जाविये पे मरकूज़, वो किसी गहरी सोच में गुम था। आंखों में मौजूद डोरे अनगिनत रातों की रत जगह के ग्वाह थे। आंखों के पर्दों पर सरापा रोशन हो, जिसकी नीली समुंदर जैसी आंखें उसके लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती थीं। इसी आलम इस्तराब में उसने जलता सिगरेट मुट्ठी में दबू लिया। हथेली पे जलन का एहसास तक न था। दिल के दर्द के आगे उसने मुट्ठी खोलकर बुझा सिगरेट नीचे फेंका, नया सिगरेट सुलगाकर अपने अन्नाबी लबों में दबाया। तुम्हें कूल कूल लगता था ना मेरा सिगरेट पीना? तो आओ देखो, सिगरेट फूंक फूंक कर मैंने ये कमरा तुम्हारी यादों के धुएं से भर दिया है, जो तुम्हें अट्रैक्ट करता था। वो मध्यम आवाज़ में बोला, मगर लहजे में बला की जुनून खेजियाँ और करब की झलक दिखाई दे रही थी। यारम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही थी, फिर शाजिया ने बताया कि तुम यहाँ हो। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? तौबा है, यहाँ तो सांस भी नहीं ली जा रही। ज़रिश बलूच ने अंदर आकर कहते हुए चेहरे के आगे हाथ लहराते हुए धुएं को हटाया, फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और जाकर कमरे की खिड़की को खोला ताकि सारा धुआं बाहर निकल जाए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यारम, चाहत कहाँ है? मुझे बताते क्यों नहीं? तुम साथ लेकर गए थे ना उसे, तो बताओ कहाँ छोड़ाए उसे? जवाब दो। वो तुंद निगाहों से उसे देखते हुए सवालों की बौछार कर गईं। माँ, वो मुझे छोड़कर चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह शिकस्ता अंदाज में बोला। इतने मजबूत मर्द को यूं टूटते देख ज़रिश बलूच के दिल को भी कुछ हुआ। उन्होंने उसका हाथ थाम कर उसको अपने बराबर ही बिस्तर पर बिठा दिया और मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखने लगी। उनकी आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार था। वो जहाँ भी गई है लौट आएगी। तुमसे प्यार जो करती है, देखना ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। तुम उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखो। मैं भी अल्लाह पाक से दुआ मांगूंगी उसकी खैर व आफियत से घर वापसी की। दिल से मांगी गई दुआ खुदा कभी रद्द नहीं करता। वो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। अल्लाह ताली उसकी हिफाजत फरमाए। अगर वो रास्ता भटक गई है तो उसे वापसी की राह दिखलाए। वो दुआया अंदाज में बोली और यारम को तसल्ली देने लगी, लेकिन कोई तसल्ली, कोई दुआ उसके बेचैन दिल को करार न बख्श सकी। वो जुदा हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, दिल की नगरी उजड़ सी गई। हादिसा हो गया देखते देखते, इश्क करने का सोचा न था, बाखुदा हो गया देखते देखते। आतिश बलूच ने अपने दोस्त अहद के साथ मिलकर शहर में ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था। वो हर माह हवेली का चक्कर लगा लेता था, सबसे मिलाता था। इस बार भी वो सबसे मिलने ही गया था, मगर रास्ते में ही यारम बलूच की जीप खड़ी देखी तो सोचा कि वो किसी मुश्किल में न हो, तभी उसे ढूंढने लगा। मगर वहाँ उसका सामना यारम की बजाय बुरी हालत में चाहत से हो गया और वह उसके कहने के मुताबिक हवेली जाने की बजाय अपने साथ वापस शहर ले आया था।
आतिश बलूच आफत से थककर वापस आया तो देखा वो अपने कमरे में बिस्तर पे बहुत गहरी नींद की आगोश में थी। छोटी छोटी गुलाब की कलियों वाला और हाफ सिलियोस की शर्ट और ट्राउज़र में उसका मासूमियत बहरा नौखीस सरापा मध्यम अंधेरे में भी जगमगा रहा था। दराज गहनी मिगानों की झालर शहाबी गालों पे साकिन थीं। लंबे गहने सियाह नम बाल तकिए पे दूर तलक फैले थे। कुछ लापरवाही से बिस्तर से नीचे मेट्रियस को छू रहे थे। वो तो एक गलत निगाह डालकर पछताया कि निगाहें उसके सिहर अंगेज दिलकश सरापे में उलझकर रह गई थीं। तभी सस्सी को नींद में भी अपने शहजादे की आमद की आहट और उसके मखसूस कलोन की महक महसूस हुई। उसने पट से अपनी गजाली आंखें खोल दीं और दरवाजे में ऐस्तादा अपने शहजादे को देखा। सॉरी, वो मैंने शावर लिया था, आपका इंतज़ार कर रही थी। बिस्तर पे लेटी तो पता नहीं चला कब आंख लग गई। आप कब आए? वो झट बिस्तर से उठकर बैठ गई और पाँव नीचे लटकाए उसके पास आई। जब आप हमें अपने ख्वाबों में देख रही थीं। उसने गर्दन तिरछी किए धीमे से मुस्कुराकर कहा, आपको कैसे पता चला? उसने नम खोले बालों को समेटते हुए उसे जोड़े की शक्ल देते हुए हैरानगी से पूछा। रहने दें, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वो इस मंज़र में से निकलना नहीं चाहता था। तभी खुमार ज़दा आवाज़ में बोला, अगर इजाज़त हो तो इनकी ठंडक और महक महसूस करना चाहता हूँ। वो एक हाथ की उंगलियाँ उसके नम बालों में फंसाए इनकी नरमाई महसूस करते हुए उसकी सुराहीदार नाजुक सी गर्दन पर झुका और उसी मध्यम से ज़ख्म के निशान को अपने लम्स से महकाने लगा। वो जो अभी तक नींद के हिसार में थी पूरी तरह बीदार हो चुकी थी। उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। शहजादे! उसके गले में से गिल्टी उभर कर मादूम हुई। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली, चाह को देख कर आती हूँ। वो 2 कदम पीछे हुई और सर झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। पहली बार की गई उसकी बेबाक जसारत पे। इतनी देर से वो साथ थे, दोस्ती भी हो चुकी थी, मगर आतिश बलूच ने कभी इस तरह उस पे हक नहीं जताया था। लम्हों में छाया फुसू टूट चुका था। आई एम सॉरी। वो उसे नज़रें चुराते देखकर फ़ौरन बोला और कोट उतारकर सूफे पे उछालते हुए कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। किसी के हाथों के नरम गरम अपनायत बहरे लम्स ने उसे आंखें खोलने पे मजबूर कर दिया। चाहत ने अपनी नीली आंखें खोलकर देखा तो उसकी पहली दोस्त सस्सी उसके बिल्कुल पास मौजूद थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए नरमी से उसे जगा रही थी। चाह, उठो ना, तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। आप दोनों खा लें, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। उसने बीजारी से कहा। वो आगे हैं, बाहर खाने की मेज़ पे इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब साथ में मिलकर खाना चाहते हैं। हमें अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ खाना, आओ ना। सस्सी ने उसे बाहर आने पे जोर दिया तो चाहत बादल नाख्वास्ता उठकर छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसकी तकलीद में बाहर आ गई। भाभी, आपने जो कहा मैंने आपकी बात मानी है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया आपके बारे में कि आप यहाँ मेरे साथ हैं। ये आप दोनों मियाँ बीवी का आपसी मसला है। आतिश बलूच संजीदा अंदाज में बोल रहा था। चाहत ने नम आंखों से उसे देखा। मुझे पता है आप इनके तो क्या, इनसे जुड़े किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती थीं। आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मेरी बहनों जैसी। मैंने यहाँ आपको अपनी भाभी नहीं अपनी बहन बनाकर रखा है और आतिश बलूच को अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखना आता है। मैं आपके खाने पीने में ज़रा सी भी बेतवज्जुही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाहत ने अपनी आंखों में आए आंसू पीछे धकेलने की कोशिश की। चलें शुरू करें, उसने कहा तो चाहत ने प्लेट मज़ीद अपने आगे खिसकाई। सस्सी इन दोनों के आगे रखी प्लेट में खाना सरो कर रही थी। तुम बैठ जाओ। आतिश बलूच ने उससे चम्मच लेकर खुद अपनी प्लेट में सालन निकाला और रोटी निकालकर प्लेट में रखी। चाहत सर झुकाए बिरयानी की प्लेट में चम्मच चला रही थी। आतिश ने पहला नवाला बनाकर सस्सी के मुना की तरफ बढ़ाया। सस्सी ने चाहत की मौजूदगी की वजह से आतिश को देखकर नामहसूस अंदाज से नफ़ी में सर हिलाया, मगर आतिश ने चाहत की नज़रें नीचे देखकर उसके मुना में नवाला डाल दिया और अब आँख के इशारे से उसे भी वैसा ही करने के लिए कहा। सस्सी का चेहरा दहककर अनारी हुआ। मैं पानी लेकर आती हूँ। वो आतिश बलूच की जुमानी नज़रों से फ़रार हासिल करने के लिए किचन की तरफ भागी। जब तक आप नहीं चाहेंगी, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आपके कहने के मुताबिक भाई कसूरवार हैं तो हो सकता है। मैं जब तक कोई बात आँखों से होते न देख लूँ उस पर राय कायम नहीं करता और आपको भी यही मशवरा दूंगा।
बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा फैसला लेना मेरा नहीं ख्याल कि ठीक होगा, लेकिन मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डालूंगा इनसे राबिता करने के लिए। कहीं आप ये मत समझिएगा कि वो मेरे भाई हैं, इसलिए मैं इनका साथ दे रहा हूँ। अगर मैं सारी उम्र इनके पास वापस ना जाना चाहूँ तो क्या आप तब भी मुझे अपने पास रखेंगे? इतने दिनों से दिमाग में कुलबुलाता हुआ सवाल बिलाखिर वो लबों पे ले ही आई। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं कहीं और चली जाऊंगी। उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा, याद रखिएगा बहनें, कभी भाइयों पे बोझ नहीं होते। इन्हें के दम से तो भाइयों की ज़िंदगी में रौनक होती है। एक माह से ऊपर हो चुका है आपको। यहाँ आए हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझे नहीं तो सस्सी को बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। सस्सी पानी का जग लेकर वापस आई तो आतिश की तरफ देखने से गुरेज बरत रही थी। मान वो कहीं फिर से वही फरमाइश न कर दे। उसने पानी का गिलास लबों से लगाया ही था कि अपनी कमर के गिर्द उसका सरसराता हुआ हाथ महसूस हुआ। गिलास से पानी छलक कर उसके कपड़े भिगो गया। उसने सांस रोके आतिश बलूच की तरफ जो दाएं हाथ से खाना खा रहा था और बाएं हाथ से उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग कर रखा था। सस्सी की तो भूख ही उड़ गई थी उसके बदले बदले तेवर देखकर। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके। वो उसकी उड़ी हुई रंग देखकर अपना हाथ वापस खींच चुका था। नेपकन से हाथ साफ करते वो खफगी बहरा चेहरा लिए वहाँ से उठकर टीरस की तरफ चला गया। सस्सी उसकी नाराज़गी के ख्याल से ही खौफजदा होकर रह गई। उसका दिल तो बंद होने की कगार पे था। भला अपने शहजादे को नाराज़ करके उसे दूसरा सांस भी आता। वो उसके पीछे पीछे चली गई। जब चाहत आतिश बलूच के साथ यहाँ आई थी तब सस्सी को यहाँ आतिश बलूच की बीवी के रूप में देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर बाद में मुतमईन हो गई। वो उसके लिए खुश थी कि सस्सी को उसका प्यार मिल गया और उसे उसकी बिछड़ी हुई दोस्त आतिश ने सस्सी को कुछ भी चाहत को बताने से मना कर दिया था। खाना खाते हुए चाहत की आंखों के सामने आज भी उस दिन का मंजर लहरा रहा था। मुझे जाने दें, मुझे वापस उसके पास नहीं जाना। वो कातिल है मेरे ब्रो के, और मैं अपने बरो के कातिल के साथ एक पल नहीं गुजार सकती। इनके साथ रहना तो दूर की बात, में ज़िंदगी में कभी दोबारा इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाने दें मुझे, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आई स्वेयर। उसने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, इससे पहले कि वो शिकस्ता वजूद लिए वहीं गिर जाती। उसने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा दिया। आप आए मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ले गया। वो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी जब उसे चक्कर आया था। अलमारी का सहारा लिए वो वहीं बैठती चली गई थी। क्या हुआ चाह, तुम ठीक हो? सस्सी जो उसके और अपने लिए चाय लेकर आई थी कि साथ मिलकर पेंगे। तभी उसे सर पे हाथ रखे देखा तो तफक्कुर बहरे अंदाज में पूछा, पता नहीं आज सुबह सस्सी चक्कर महसूस हो रहे हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कमज़ोरी होगी, चाह कुछ खाया पिया करो। एक तो तुम कुछ ठीक से खाती भी नहीं ना। अभी वो उसको कह ही रही थी कि चाहत को वोमिट फील हुई और वो वाशरूम की तरफ भागी थी। तुम ठीक तो हो चाह? वो भी परेशानी से उसके पीछे वाशरूम की तरफ भागी। उसकी आंखों में वोमिट की वजह से आए आंसू देखकर उसे उसकी फिक्र हुई थी। नल खोलकर उसने चाहत का चेहरा खुद अपने हाथों से धुलवाया था और उसका हाथ थामकर सहारा देते हुए वाशरूम से बाहर ले आई। चाह, मैं उन्हें कहती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तुम ये चादर ले लो। उसने अलमारी से शाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी। नहीं सस्सी, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने नढाल सी बिस्तर पर गिरने के अंदाज में तकिए पर सर गिराते हुए कहा था। बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, उठो न चलो। उसने उसे उठाकर बिठाते हुए कहा, मुझसे चला नहीं जाएगा, चक्कर आ रहे हैं प्लीज़। उसने दोबारा तकिए पर सर गिरा लिया था। चाह, पता नहीं ये उल्टियाँ क्यों आ रही हैं, मुझे परेशानी हो रही है। पता है वो कह रहे थे कि अम्मा का वक्त रहते इलाज नहीं करवाया था, इसीलिए उनका मर्ज बिगड़ गया था। अब तुम लापरवाही मत करो, आओ ना, कुछ ही देर की बात है, फिर वापस आकर आराम कर लेना, हिम्मत करो। उसने उसे उठाकर बिठाते हुए कहा। अब वो उसके कांधों पर शाल फैला रही थी, फिर उसके पाँव के पास चप्पल की जिसे उसने पहन लिया था। सस्सी ने आतिश बलूच को बताया जो बाहर लाइवंज में बैठा एलईडी पे न्यूज़ देख रहा था। सस्सी से चाहत की तबीयत का सुनकर गाड़ी की चाबी लिए बाहर निकल गया।
सस्सी भी चादर लिए चाह को थामे गाड़ी तक ले आई थी। इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वो ड्राइविंग सेट पर बैठा था। अब वो उसे डॉक्टर के सामने लिए बैठे थे। कब से है आपकी ये कंडीशन? डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद पूछा था। कल 1-2 बार चक्कर आए थे, मगर आज तो बार बार सर चकरा रहा है और सुबह से वॉमिट भी हो रही है, चाहत ने बताया था। ये आपके हस्बैंड हैं? उन्होंने चाहत से आतिश बलूच के बारे में पूछा। नहीं, ये मेरी सिस्टर हैं, हमारे पास रहने आई हैं, तो इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इसीलिए आपके पास लेकर आए हैं। ये ठीक तो हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? आतिश डॉक्टर ज़ारा के पास ले जाने की बजाय चाहत को करीबी अस्पताल में ले आया था, क्योंकि डॉक्टर ज़ारा यारम की कोलीग और फ्रेंड थीं। वो ज़रूर यारम को चाहत के बारे में बता सकती थीं। अगर चाहत उस पर भरोसा करके उसके साथ रह रही थी तो वो उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। कोई भी गलत काम करके जी सब ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बल्कि खुशी वाली बात है। एक्चुअली आप मामू बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो पेशा वराना अंदाज में हल्का सा मुस्कुराकर बोले। चाहत के चेहरे का रंग मज़ीद फीका पड़ गया, जबकि सस्सी और आतिश एक दूसरे को देखते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो आप लाजमी करवा लें, और ये विटामिन्स रेगुलरली यूज़ करवाएं और फ्रेश जूसेस और फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये इंटरनली बहुत वीक हैं। जी ठीक है डॉक्टर। सस्सी की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। वो चाहत का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल आई। आतिश मेडिसिन लेने चला गया तो वो दोनों गाड़ी में बैठ गईं। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।